everyone. Welcome to this amazing and awesome platform of PW. बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका इस उमंग बैच में। तो वापस से हम आ गए हैं, मैं आ गई हूँ आपके पास फिर से एक और लेक्चर लेके, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं। तो पहले तो मुझे सब लोग ये बताएंगे चैट में कि आप लोगों की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग। कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आपकी बढ़िया चल रही है तो मुझे लिख के बताना चैट में कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ओपी है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि ये जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे टेरिटोरियल उसने कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया, ठीक है। टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट किया बाय कैसे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाकर एक लहर चल गई थी कि एक के बाद सारी टेरिटरीज ब्रिटिश के अंदर में आने लगी है। उसके बाद और जैसे कि सब्सिडरी अलायंस आ गया, फिर दीवानी राइट मिलने से रेवेन्यू की प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व हो गई थी, ठीक है। रेवेन्यू पे कंट्रोल आ गया। अब इसके बाद ब्रिटिशर्स का बेसिकली वो तो आए थे यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसी ट्रेड से वहां लड़ाइयां होती है ना। तो इस एम से टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट से और कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, इसके अलावा भी ब्रिटिशर्स का एक और एम था। और वो एम क्या था? एम था बेटा कि वो चाहते थे कि जो हम इंडियंस हैं, जो हम नेटिव्स हैं, हमको वो सिविलाइज करना चाह रहे थे, हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस में चेंज लाना चाह रहे थे। सो ऑल्सो अ कल्चरल मिशन, उनका बेटा एक कल्चरल मिशन भी था, ठीक है। कल्चरल मिशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे कल्चर में वो कुछ चेंज लाना चाह रहे थे, ठीक है। दैट इज दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स। हम जो नेटिव्स हैं, हम जो इंडियंस हैं, हमको सिविलाइज करना चाह रहे थे, ठीक है। एंड चेंज द कस्टम एंड वैल्यूज, और हमारे कस्टम्स और वैल्यूज को भी वो चाह रहे थे कि इसमें कुछ चेंज लाए। अब हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जैसे कि ब्रिटिशर्स ने कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस करे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। हम इंडियंस ने, हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, उन्होंने ये भी सोचा कि हम इंडियंस को कैसे वो एजुकेट करेंगे, कैसे पढ़ाए लिखाएंगे। ज्यादा पढ़े लिखे तब नहीं थे इंडियंस, ठीक है। अभी आप इस पूरे लेक्चर में यही देखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि अभी भी होता है, पहले भी होता था, बिल्ली रास्ता काट गई नहीं जाएंगे, अनसाइंटिफिक थॉट्स, बिल्ली रास्ता काट गई नहीं जाएंगे, किसी ने छींक दिया नहीं जाएंगे, ठीक है। उस दिशा में आज नहीं जाएंगे, आज जो है वो सही नहीं है, उत्तर की तरफ दाना आज सही नहीं है, ये सारी चीजें अनसाइंटिफिक थॉट्स। देन हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन इवॉल्व्ड इन लास्ट 200 इयर्स, ये भी पढ़ेंगे कि पिछले 200 सालों में ये एजुकेशन का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ, कैसे इन्वॉल्व हुआ, कैसे ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पर एजुकेशन के सिस्टम में चेंज लाना चाहिए, किस तरह की एजुकेशन लाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए इन इंडियंस को, वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाएं कि ईस्टर्न एजुकेशन पढ़ाएं जो अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। देन हाउ द इंडियंस रिएक्टेड टू द ब्रिटिश आइडियाज एंड डेवलप देयर ओन व्यू अबाउट इट। और इसके बाद देखो, किसी भी चीज में पहले तो देखते हैं, रीजन देखते हैं कि ये चीज क्यों हुई थी, ठीक है। अभी अगर एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे पहले कि इंडिया में एजुकेशन चल कैसे रही थी, किस चीज को एनकरेज कर रहे थे, किस चीज की कौन सी पढ़ाई के बारे में उसको और बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं चेंज क्या आया, उसके बाद पढ़ते हैं लोगों ने क्या रिएक्ट किया। यही तीन चीजें किसी भी चैप्टर में आप उठा के देख लीजिए, यही तीन चीजें मिलेंगी। पहला रीजन, क्या स्टेप्स लिए गए, इंडियंस ने क्या रिएक्ट किया। तो ये चीज हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि इंडियंस ने क्या रिएक्ट किया इन ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी लाए थे बेसिकली फॉर एजुकेशन, जो ब्रिटिशर्स के आइडियाज थे, हम इंडियंस ने उस पर अपने कैसे आइडियाज रखे, क्या उसमें हमने किया। ऑल दीज थिंग्स आज हम टुडेज गोल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले पढ़िए द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। अब ये मैम ओरिएंटलिज्म क्या होता है? कुछ नहीं है बेटा, डरना मत ये सब बड़े बड़े वर्ड्स देख के।
जितने बड़ा वर्ड होता है ना उतनी छोटी ही मीनिंग होती है इसकी। ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है नॉलेज और स्टडी अबाउट, किसी भी चीज के बारे में उसकी नॉलेज होना या उसके बारे में पढ़ाई करना, स्टडी करना, जैसे कि लॉज, कल्चर, किसी जगह का कल्चर कैसा है, किसी जगह की लॉज क्या है, क्या कानून है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कैसी सोसाइटी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, एटसेट्रा। ठीक है, ये देख लो, ये लॉ हो गया, ये कल्चर हो गया, ये सोसाइटी हो गई, ये हिस्ट्री हो गई, ये लैंग्वेज हो गई। तो बेसिकली हम, क्योंकि ईस्टर्न कंट्री में हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑफ ईस्टर्न कंट्री लाइक इंडिया, इसको कहते हैं ओरिएंटलिज्म। किसी भी ईस्टर्न कंट्री, किसी भी चीज की नॉलेज होना या स्टडी, पढ़ना, कौन कौन सी चीज, जैसे कि लॉ हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, इन सब के बारे में नॉलेज होना या पढ़ने को कहते हैं ओरिएंटलिज्म, बेसिकली ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज। आया समझ में? ये है ओरिएंटलिज्म। ठीक है, अभी यहाँ इसका मतलब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे अभी आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ओरिएंटलिज्म के बारे में। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसको लोगों ने इस पे शार्प अटैक्स किए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आया? विलियम जोन्स। अब देखो यहां से कहानी शुरू होती है। मैंने आपको ओरिएंटलिज्म का मतलब बता दिया, अब यहां से कहानी शुरू हो रही है। कहानी क्या है? कहानी है विलियम जोन्स। क्या है ये? ही वॉज अपॉइंटेड एज अ जूनियर जज। तो बेटा ये इंडिया में एज अ जूनियर जज अपॉइंट हुए थे। ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था, इन 1783। 1783 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट था वहां पर ये एज अ जूनियर जज अपॉइंट हुए। देन ही वॉज एक्सपर्ट इन लॉ एंड लिंग्विस्टिक। उनको लॉज की बहुत नॉलेज थी, वो एक्सपर्ट थे उसमें, एंड लिंग्विस्टिक भी थे। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि एक इंसान को जब कई सारी लैंग्वेजेस आती हो तो उसे कहेंगे लिंग्विस्टिक। इन्हें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? जैसे कि हो गई, ग्रीक आती थी, लैटिन आती थी, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारी तो बेटा उन्हें आती थी लैंग्वेजेस। एंड अरेबिक एंड पर्शियन उन्होंने अपने फ्रेंड से पढ़ी थी। ठीक है, फ्रेंड से आके उन्होंने अपनी अरेबिक एंड पर्शियन पढ़ी थी, तो ये लिंग्विस्टिक भी थे। देन लर्नड संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोएट्री फ्रॉम पंडित्स। और ये इंडिया आकर इन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, उसकी ग्रामर सीखी, एंड पोएट्री और आप कह सकते हैं पोएम्स, पोएट्री सीखी इन्होंने किससे? पंडित से। अब आप आगे चल के देखेंगे ये। ठीक है, ये तो इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। स्टडीड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉज, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एटसेट्रा। ये इंडिया के जो एंशिएंट टेक्स्ट है, पुराने जमाने की जो चीजें हैं, जो टेक्स्ट है, जिसे पढ़ते आज भी पढ़ते हैं बेटा लोग, तो तब इन्होंने लिंग्विस्टिक के साथ साथ इन सारी चीजों को भी पढ़ा। जैसे कि इंडिया के लॉ पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एटसेट्रा, ये सारी चीजें भी इन्होंने पढ़ी। किसकी? इंडियन टेक्स्ट, इंडिया के टेक्स्ट की। देन टुगेदर विद H.T. कोलब्रुक एंड एन हेलेट, इनके साथ भी मिलकर जोन्स सेट अप एशियाटिक सोसाइटी। जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप कर ली। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने सेटअप करी। एंड स्टार्टेड अ जर्नल, एक मैगजीन स्टार्ट करी जिसे कहते हैं एशियाटिक रिसर्चेस, जिसको बोलते हैं एशियाटिक रिसर्च। यानी कहने का मतलब ये है कि विलियम जोन्स ने H.T. कोलब्रुक और एन हेलेट के साथ मिलकर एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप करी, उसको सेटअप किया। ठीक है, और फिर एक जर्नल, एक मैगजीन भी पब्लिश करी जिसका नाम है एशियाटिक रिसर्चेस। अब आप मुझे ये बताइए बेटा, ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं एन हेलेट, ये क्या पहले भी कहीं पढ़ा है? कहीं पहले पढ़ चुके हैं? और अगर पढ़ चुके हैं तो मुझे आप बताएंगे कि कहाँ पढ़ा था इसको और इन्होंने क्या किया था। ठीक है, बताएंगे मुझे, सब लोग बताएंगे ना मुझे।
ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगी कि ये कहाँ पर है, पहले पहले मैं देखूं तो आपको ये पता है कि नहीं। और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी लिखना कि मैम ये पहली बार नाम सुना है, ठीक है। तो इनके साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया था विलियम जोन्स ने, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ जोन्स एंड कोलब्रुक टुवर्ड्स इंडिया। अब इंडिया को लेकर जो विलियम जोन्स का और कोलब्रुक का क्या नजरिया था, क्या एटीट्यूड था, कैसा सोचते थे इंडिया के बारे में। डीप रिस्पेक्ट फॉर दी बोथ एंशियंट कल्चर इंडिया एंड द वेस्ट, यानी इंडिया के लिए भी और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी, दोनों के लिए रिस्पेक्ट थी, डीप रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी इस चीज के लिए ऑफ एंशियंट कल्चर्स, जो इंडिया का कल्चर था उसके लिए भी एज वेल एज फॉर वेस्टर्न कल्चर, दोनों के लिए बड़ी इज्जत थी। देन इंडियन सिविलाइजेशन अटेन्ड ग्लोरी इन द पास्ट बट डिक्लाइन सब्सिक्वेंटली, और इनका मानना ये भी था कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है, जो इंडिया का कल्चर है, जो एजुकेशन है, ये क्या है, अटेन्ड अ ग्लोरी, एक बीते हुए कल में उसकी बहुत अच्छी एक आप कह सकते हैं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बीता हुआ कल था, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन कर रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये दो नजरिए थे विलियम जोन्स के और कोलब्रुक के, ठीक है, इंडिया के बारे में ये सोचते थे। एंड नेसेसरी टू नो अबाउट द सेक्रेड लीगल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट पीरियड, उन्होंने बोला कि ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि इंडिया के जो लीगल टेक्स्ट हैं जैसे कि मनुस्मृति, और जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं जैसे कि वेदास, और भी वेदास हैं और वेदास भी हैं, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है एंशिएंट पीरियड के लिए। एंशिएंट पीरियड के बारे में जानना किस जैसे कि सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट पीरियड, पुराने जमाने के, बहुत पुराने जमाने के सेक्रेड एज वेल एज लीगल टेक्स्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्यों? वाई? टू अंडरस्टैंड इंडिया इन अ बेटर वे एंड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, और इसलिए जरूरी है ताकि इंडिया को बहुत अच्छे से वो जान सके। किसी भी कंट्री को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे टेक्स्ट यूज हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये विलियम जोन्स एंड कोलब्रुक ने ये जरूरी समझा कि इंडिया के जो एंशिएंट पीरियड के जो टेक्स्ट है, चाहे लीगल हो चाहे सेक्रेड हो, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इंडिया को बहुत अच्छे से जान सके और आगे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी सोच सकें। जब तक नहीं पता रहेगा कि पहले क्या होता चला आ रहा है, आगे डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। Then in the process British would become not only the guardians of Indian culture but as well as the masters, और उनका ये भी कहना था इस प्रोसेस में, ये अगर हम इंडिया के बारे में जान जाएं तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स है वो खाली जो है इंडिया के गार्डियंस ही नहीं बन जाएंगे, ठीक है, बल्कि वो उस इंडिया के एज वेल एज मास्टर्स भी हो जाएंगे। अगर वो ये जो सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट है, एंशिएंट पीरियड है, कल्चर है, लैंग्वेज है, एजुकेशन है, कस्टम्स है, रिलीजन्स है, इन सब के बारे में अगर ब्रिटिशर्स भी जानेंगे तो वो उस इंडिया के एज वेल एज गार्डियंस ही नहीं, उनके मास्टर्स भी बन जाएंगे, ठीक है। कैसे? अब कैसे यहाँ मास्टर बन जाएंगे? इंडियंस को लगेगा यार ये तो हमारे ही कल्चर की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे ही एजुकेशन की बात कर रहे हैं, है ना, ये हमारे ही ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, वो चीज़ कह रहे हैं पढ़ने को, वो चीज़ बता रहे हैं जो हमें आती है, तो हम ब्रिटिशर्स को एक अच्छी नज़र से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम उनके दिलों, वो उनका मतलब मोटिव भी यही था कि वो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस जो है उनके दिल में उनके लिए जगह बन जाए और उनको इज्जत करें, तो इस वजह से वो कुछ इस तरीके से सोच रहे थे, ठीक है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स, अब इस विलियम जोन्स और कोलब्रुक की वजह से कंपनी ऑफिशियल्स पे क्या प्रभाव पड़ा, ये देखो बेटा, विलियम जोन्स और कोलब्रुक अलग हैं, दीज आर ओरिएंटलिस्ट, ये ओरिएंटलिस्ट है। कंपनी ऑफिशियल्स जो है, कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन पर इनका क्या असर पड़ा। तो टू विन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस
टू विन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस एंड गेट रिस्पेक्ट टू एलियन रूलर्स। एलियन रूलर्स क्यों है? उनके लिए तो बाहरी के थे ना, इंडिया के तो थे नहीं, बाहरी के हैं। तो जो भी बाहर का इंसान होता है उसे कहते हैं एलियन बोलते हैं। है वो देखी थी ना पिक्चर, कोई मिल गया में जादू आ गया था, एलियन था। क्यों? क्योंकि वो धरती के ही बाहर का प्राणी था वो। ठीक है, तो कंपनी ऑफिशियल्स क्या उन पे इन्फ्लुएंस क्या उन पे प्रभाव पड़ा कि अगर उन्हें इंडियंस के दिलों में जगह बनानी है और उनसे अगर वो इज्जत चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ब्रिटिश ought to promote Indian learning rather than Western learning। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हमें यार इनके दिल में जगह बनानी है, इनसे इज्जत चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा कि हमें इन्हीं की लैंग्वेज, इन्हीं की लर्निंग को, इन्हीं की एजुकेशन को, इन्हीं के कल्चर को, इन्हीं के ट्रेडिशंस को प्रमोट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, ना कि वेस्टर्न लर्निंग को। ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न लर्निंग क्या है? हम इंडियंस के लिए एलियन है, हम उसको जानते तक नहीं है। और अगर वो वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करेंगे तो हम इंडियंस क्या बोलेंगे? हम लोग यही बोलेंगे अरे अपना सारा सिस्टम लाना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग को खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या आएगा? सपोर्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप देखेंगे अरे यार ये तो हमारा ही कल्चर कर रहे हैं, हमारे ही रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमारे ही कस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे हाँ ये अच्छा इंसान है, ये हमारे लिए वेलफेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों के दिल में जगह बनेगी और रिस्पेक्ट आएगी उनके लिए। एक तो उन्होंने ये सोचा। देन एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच, क्या पढ़ाने की बात करी? संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री। तो यहाँ ब्रिटिशर्स इस चीज को भी प्रमोट कर रहे थे कि इंडियंस को एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पढ़ाया जाए, जैसे कि आपकी हो गई संस्कृत लैंग्वेज हो गई, पर्शियन लिटरेचर हो गया एंड पोएट्री। ये सारी चीजें जो इंडिया में पहले से होती चली आ रही हैं, लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, इसी चीज को और आगे प्रमोट करें। देन हिंदू एंड मुस्लिम्स ought to be taught, हिंदू और जो मुस्लिम्स हैं उनको क्या सिखाया जाए? what they were already familiar with, उस चीज को पढ़ाया जाए, उस चीज को बताया जाए जिसको वो पहले से जानते आए हैं, जिससे फेमिलियर है, उससे उनकी जान पहचान है, अनजान नहीं है उनके लिए वो चीज। दे वैल्यूड, जिस चीज की वो वैल्यू कर रहे हैं। दे ट्रेजर, जिसको वो कहते हैं कि भाई ये हमारा खजाना है, जैसे हम लोग आज भी कहते हैं इंडिया की संस्कृति हमारे लिए खजाना है। ठीक है, एंड नॉट द सब्जेक्ट्स एलियन टू देम, ना कि उनको वो चीज पढ़ाई जाए जिससे वो कोसों दूर दूर है, अनजान है, उनके लिए वो चीज एलियन है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ऑफिशियल्स इसलिए यहाँ पर इन ओरिएंटलिस्ट से इन्फ्लुएंस हुए थे, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट ने भी यही बात करी कि इस तरह के इंडियन टेक्स्ट को पढ़ें, एशियन पीरियड के बारे में पढ़ें, इंडिया को अच्छे से जाने, लिटरेचर पढ़ें, उसकी संस्कृत पढ़ें, पर्शियन पढ़ें। इन्हीं सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके ये ब्रिटिशर्स कंपनी भी ये कुछ चीज़ों पे प्रमोट, एनकरेज करती है। ठीक है, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड, तो इस चीज से इन्फ्लुएंस होकर कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, स्टैब्लिश करे गए। सबसे पहले क्या था? एक मदरसा बनाया गया, वॉज सेटअप बाय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1781। जो गवर्नर जनरल थे तब उस वक्त, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने जो है कलकत्ता में एक मदरसा सेटअप किया। कब? 1781 में। टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉज। किन किन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, किन किन चीज़ों को यहाँ किस लिए मदरसा सेटअप किया गया, बनाया गया? ताकि वहाँ पर अरबी पढ़ाई जा सके, फारसी पढ़ाई जा सके एंड इस्लामिक लॉज, ये सारी चीज़ें इस मदरसे में पढ़ाई जा सके। अब यहाँ बेटा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो मदरसा बनाया गया था कलकत्ता में, इसको गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने पैसों से पहले सेटअप किया था इसको। ठीक है, अपने पैसों से इस मदरसे को सेटअप किया, बनाया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट से फिर इसको पैसा मिलने लगा था, लेकिन पहले इसने अपने ही पैसों से मदरसा बनाया था। ठीक है, आज के टाइम पे उसको कहते हैं आलिया यूनिवर्सिटी। 2007 एक्ट में 2007 एक्ट ऑफ 2007 उसमें इस यूनिवर्सिटी को कलकत्ता में अब इसे कहा जाता है आलिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, आया समझ में? तो एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है।
मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके मैं आपको किताबों से बाहर भी जाकर बता सकूं, क्योंकि देखो किताब से पढ़ना है तो वो आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ किताब तक स्ट्रक रहना सही चीज नहीं है, और भी चीजों का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ये जो मैंने लाइन बोली है ना, इसको देखना चैप्टर के एंड तक कैसे इस्तेमाल होती है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड अ हिंदू कॉलेज इन बनारस, एक तो देखो यहाँ मदरसा बन गया कब, 1781 में। उसके बाद कुछ सालों बाद हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश हो गया था, बन गया था बनारस में इन 1791। काहे के लिए? टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, संस्कृत की भाषा को प्रमोट करने के लिए, इस चीज की पढ़ाई करने के लिए, संस्कृत टेक्स्ट की पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को ओपन किया गया, और यहाँ पर इस भाषा को एनकरेज किया गया और ज्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है मदरसा जो अब इसे आलिया यूनिवर्सिटी कहते हैं के नाम से जानी जाती है, और ये है हिंदू कॉलेज इन बनारस। नेक्स्ट, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, ओरिएंटलिस्ट व क्रिटिसाइज। अब यहाँ ओरिएंटलिस्ट जो है उनको यहाँ क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनको बुरा बुरा बोला जा रहा है। क्यों? देखो बेटा अलग अलग है, कंपनी ऑफिशियल्स अलग है, जो ओरिएंटलिस्ट है कोल ब्रोक और आपके विलियम जोन्स, ये अलग इंसान है, और ये अब आ गई तीसरी पार्टी, ठीक है। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, अब यहाँ लोगों का कहना ये था, ये जो आए हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया ओरिएंटलिस्ट को, उन्होंने बोला कि जो ईस्ट की जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, उसमें बहुत गलतियां हैं, ग्रेव एरर्स है, बहुत ज्यादा गलतियां हैं ऑफ द ईस्ट। चलो पढ़ते हैं क्या है। क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग, क्रिटिसाइज करी गई इस ओरिएंटलिस्ट विजन, जो ओरिएंटलिस्ट चाहते थे जिस तरह की एजुकेशन दी जाए, उस तरह की एजुकेशन पर इन लोगों ने अपोज किया, क्रिटिसाइज किया। दे प्लीडेड दैट नॉलेज ऑफ ईस्ट, उन्होंने ये कहा, किसने कहा अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन है ये, कौन लोग हैं, ये कहा कि जो ईस्ट है, नॉलेज ऑफ ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स। ये बोला गया कि जो ईस्ट की नॉलेज है, जो ईस्ट के लोगों की पढ़ाई है, जो कल्चर है, वो गलतियों से भरी हुई है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, बेकार है, वेग है, एरर्स बहुत है उसमें। एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स, अनसाइंटिफिक थॉट्स जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक दिया नहीं जाएंगे, पीछे से टोको मत, उस दिशा में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से जो वेस्ट के लोग, वेस्ट जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो ओरिएंटलिस्ट को, ये बोला कि इस तरह के जो एरर्स हैं ये सही चीज नहीं है। किस तरह के? जैसे कि नॉलेज जो है ईस्ट की वाज फुल ऑफ एरर्स, गलतियों से भरी हुई है, और अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं इसमें बहुत ज्यादा, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, ज्यादा कोई वजन नहीं है इस लिटरेचर का, नॉन सीरियस, इसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं है, कोई भी ढंग की बात नहीं लिखी है जिसको कहा जाए हाँ सही है। एंड एज वेल एज लाइट हार्टेड है, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं वजन नहीं है उस बात, जैसे बातों में वजन होता है, भारी बात कह दी जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो, इंपॉर्टेंस नहीं है, जरूरत नहीं है इसको कुछ वो करने की, लाइट हार्टेड है बिल्कुल। देन नो यूज ऑफ एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत, ये कहा गया कि इस तरह की जो लैंग्वेज और लिटरेचर है, अरेबिक लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेजेस को, लिटरेचर को प्रमोट करने का, एंकरेज करने का, बढ़ावा देने का कोई मतलब नहीं है, बेकार है, वेग है। कुल मिला के ओरिएंटलिस्ट की जो बातें थी कि कल्चर पढ़ाया जाए, एजुकेशन उन्हीं तरह की दी जाए, कस्टम्स ऐसे होने चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, एंशिएंट टेक्स्ट पढ़िए, इंडियन टेक्स्ट पढ़िए, इन सब चीजों पे क्रिटिसाइज किया, ठीक है। किसने किया क्रिटिसाइज? जेम्स मिल अटैक ओरिएंटलिस्ट, जेम्स मिल ने कहा, ये क्या कहा? कॉन्सेप्ट जैसे कि विन दी हार्ट्स एंड रूलर्स रिस्पेक्ट, जो कंपनी ऑफिशियल्स ने जो कंपनी के ऑफिशियल्स इन्फ्लुएंस हो गए थे, प्रभाव उनके ऊपर असर आया था जेम्स मिल का, कि उन्होंने इस तरह की बात करी है कि उससे क्या होगा, हम लोगों के, इंडियंस के दिल में उनके लिए जगह बनेगी और उनको वो रिस्पेक्ट करेंगे। तो जेम्स मिल ने बोला कि इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आप सोच के चल रहे हैं कि लोगों के दिल में जगह बना ले, उनसे इज्जत मिलेगी, दे आर वेग एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल बेकार की बात है और बिल्कुल भी कतई बिल्कुल भी गैर जरूरी बात है, ये जेम्स मिल ने बोला। और एम ऑफ एजुकेशन और टू बी
उसने बोला है, जेम्स मिल ने कहा कि एजुकेशन का मोटिव क्या होना चाहिए, क्या एम होना चाहिए, टू गिव यूजफुल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन। उन्होंने, जेम्स मिल ने बात करी किसकी, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करी, ऐसी एजुकेशन की बात करी जो इंसान के काम आ सके। कल्चर, उसने बोला क्या करोगे कल्चर पढ़ के, कल्चर पढ़ लिया, लिटरेचर पढ़ लिया, एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ लिए, वेदास पढ़ लिए, मनुस्मृति पढ़ ली, क्या करोगे इसका, बल्कि इस तरह की एजुकेशन दी जाए जो इंसान के काम आए, जो कि उसके काम आए और उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, रोज दिन के काम में वो उस चीज को इस्तेमाल कर सके। लिटरेचर पढ़ के बैठा है और मशीन खोलना नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा, लिटरेचर से काम तो आएगी नहीं। ये चीज था जेम्स मिल का कहना। And Indians should be taught about scientific and technical advancements that the West had made. जेम्स मिल ने कहा कि इंडियंस को किस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए, किस तरह से इनको एजुकेट करना चाहिए, कैसे, बाय गिविंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट्स एजुकेशन, कि उनको बताया जाए कि वेस्टर्न कंट्रीज में किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, मशीनरी आ रही है, टेक्निकल डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, इस तरह के डेवलपमेंट्स, इस तरह की एजुकेशन उनको दी जानी चाहिए ताकि वो उनके भी काम आ सके, वो भी प्रॉस्पर कर जाएंगे। ठीक है, आया समझ में, ये था जेम्स मिल का कहना। देन थॉमस बैकबिंटन मैकॉले, इन्होंने भी कुछ तीखे बातें करी और ओरिएंटलिस्ट को लेकर। शार्प अटैक्स ऑन ओरिएंटलिस्ट, रिगार्डेड इंडिया एज अनसिविलाइज्ड कंट्री, इन्होंने तो कह दिया कि इंडिया तो अनसिविलाइज्ड कंट्री है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तौर तरीका नहीं है, उठना बैठना नहीं आता, ढंग से सोच नहीं पाते, कुछ भी सोच लेते हैं, अनसाइंटिफिक थॉट्स हैं लोगों के अंदर। इन्होंने बोला इंडिया को अनसिविलाइज्ड कंट्री। देन नो मैच, नो कंपैरिजन बिटवीन ईस्टर्न नॉलेज एंड वेस्टर्न नॉलेज, यहाँ तक बोला कि कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ना कोई मेल बैठ रहा है ईस्टर्न नॉलेज के बारे में और वेस्टर्न नॉलेज के बारे में। यानी ईस्टर्न यानी कि हो गया ब्रिटेन इंग्लैंड। उन्होंने कहा कि अरे इंडियंस की जो नॉलेज है वो कहीं खड़ी नहीं होती वेस्टर्न नॉलेज के आगे, कोई कंपैरिजन नहीं है इंडियन नॉलेज का वेस्टर्न नॉलेज से। ठीक है, आया समझ में। देन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जान लीजिए, A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. थॉमस बैकबिंटन मैकॉले ने कहा कि एक पूरी शेल्फ, किताब की एक पूरी शेल्फ जो है, वो जो है जिसमें शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी की, यूरोपियन लाइब्रेरी की जो किताबों की एक शेल्फ है वो बहुत अच्छी है, बहुत वर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले, अगर आप इंडिया के पूरे लिटरेचर की बात कर लें, पूरे इंडिया के लिटरेचर की बात कर लें तो भी, पूरे इंडिया के लिटरेचर की बात कर ले तो भी, उसके बाद भी ये जो यूरोपियन लाइब्रेरी की जो एक शेल्फ है जिसमें किताबें कुछ ही रखी हुई हैं वो काफी है। ठीक है, कहने का मतलब उसका ये है कि यूरोपियन लैंग्वेज जो है, यूरोपियन नॉलेज इंडियन नॉलेज से फार बेटर है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत उससे ऊपर है। ठीक है, देन urge the British government to stop wasting money in promoting Oriental language learning. ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कंपनी जो कि इनसे ओरिएंटलिस्ट से इन्फ्लुएंस हो गई थी, तो जिस थॉमस बैकबिंटन मैकॉले ने बोला कि गवर्नमेंट को बोला कि ये पैसा बर्बाद करना बंद करिए, ये जो आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं ओरिएंटलिस्ट लर्निंग पे, इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कस्टम, इस पे जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं इसको बंद करिए। ठीक है, ये सब कुछ कहना था थॉमस बैकबिंटन का। चलो, अब इन सब चीजों के बाद मैकॉले की बात, मैकॉले ने जो सब कहा, एक यहाँ पर अब होता है एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935। आफ्टर फॉलोइंग मैकॉलेज अप्रोच, मैकॉले की अप्रोच देखकर, मैकॉले की बातें सुनकर क्या हुआ, दिस एक्ट वाज पास, तो इस तरह का एक एक्ट ये पास किया गया। क्या था इस एक्ट में, इंग्लिश मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए अब इंग्लिश को है एक मीडियम बना दिया कि आप जितनी भी पढ़ाई करी जाएगी वो लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज होगी इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज होगी। ठीक है,
जो भी पढ़ाई कराई जाएगी अब हायर एजुकेशन के लिए मीडियम होगी इंग्लिश। और स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन, जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि कलकत्ता में मद्रास एंड हिंदू कॉलेज बनारस, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का प्रमोशन करना बंद करिए, इनको सेटअप करना खत्म करिए। ठीक है, कहना क्या था, कहने का मतलब ये था ये क्या है, टेम्पल ऑफ डार्कनेस है। यहाँ सर यहाँ पे कुछ भी फायदा नहीं होगा अगर ये ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाई कराई जा रही है ये क्या है, टेम्पल ऑफ डार्कनेस है। पढ़ाई के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन जिनको चाहिए उनके लिए कि अंधकार है, यहाँ उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, देन इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स बिगैन टू प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स, और स्कूल्स के लिए भी अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स, अंग्रेजी की किताबों का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935। नाउ इस तरह की जब चीजें हुई तो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट बैठी थी उसने एक गाइडलाइंस जारी करी कि इंडिया में किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, इंडिया में किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। इसको ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, कौन है ब्रिटेन गवर्नमेंट में, चार्ल्स वुड, कौन है ये प्रेसिडेंट था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उसका प्रेसिडेंट था। इन लंदन में क्या हुआ, इशूड एन एजुकेशनल डिस्पैच, एक गाइडलाइंस जारी करी कि इंडिया में किस तरीके का एजुकेशन होना चाहिए, किस तरीके का एजुकेशन पढ़ाना चाहिए, क्या एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ये सब चीज़ें वुड्स डिस्पैच में लिखा हुआ है। ये है उसकी गाइडलाइंस। कब हुआ था ये, 1854 में। ठीक है, आउटलाइन द एजुकेशनल पॉलिसी टू बी फॉलोड इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वुड डिस्पैच में क्या हो गया, आउटलाइन करी गई, सब मेंशन कर दी गई, लिख दी गई कि ऐसा होना है। ठीक है, देन focused on practical benefits of European learning as opposed to Oriental knowledge। अब इस पे किस चीज पे फोकस किया गया, किस चीज पर ध्यान दिया गया, प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दिया गया, ना कि ओरिएंटल लर्निंग पे। मतलब ज्यादा ध्यान दिया गया प्रैक्टिकल चीजों पे, प्रैक्टिकल लर्निंग जो इंसान को डेवलप कर सके, उसके काम आ सके, ना कि लिटरेचर, कल्चर, ट्रेडिशन, टेक्स्ट, एंशिएंट पीरियड, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी वुड्स डिस्पैच में। ये है वुड्स, चार्ल्स वुड्स है ये। ठीक है, देन एजुकेशन फॉर कॉमर्स, अब खाली हायर एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं था बल्कि फॉर कॉमर्स, कॉमर्स एंड ट्रेड, कि ट्रेड के लिए भी उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि इस तरह की एजुकेशन इनको पढ़ाई जाए, बताई जाए, जिससे कि उनको अपने व्यापार में भी तरक्की हो सके, उसमें वो भी उनको अच्छे आउटपुट मिल सके, ज्यादा कमा सके, इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। यूरोपियन लर्निंग वुड एनेबल इंडियंस टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए एडवांटेजेस, क्या क्या फायदे हैं, दैट फ्लो फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि अगर इस तरह की जो आप यूरोपियन लर्निंग करेंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह की लर्निंग हो रही है, पढ़ाई जा रही है, एजुकेशन है, अगर उस तरह की लर्निंग यहाँ इंडिया में भी होने लग जाएगी तो इससे ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन होगा और ज़्यादा बढ़ावा होगा। ठीक है, अभी देखो कैसे होगा, ये वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, कॉमर्स और ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कि और ज़्यादा फिर ट्रेड फैल सकता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियंस टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ दैट विल चेंज द टेस्ट, डिजायर एंड रिक्वायरमेंट्स, और इस यूरोपियन लर्निंग की वजह से, इस यूरोपियन तरीके के पढ़ाने से और क्या होगा कि जो इंडियंस हैं उनके टेस्ट में, उनकी ख्वाहिशों में और उनकी ज़रूरतों में भी बदलाव आएगा। ठीक है, अभी सपोज जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, अरे ये नई ज़माने की चीज़ है, तो उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जब चेंजेस यूरोपियन लर्निंग में, जब यूरोपियन टाइप ऑफ लर्निंग में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये वाली सब टेस्ट, इंडिया के जो टेस्ट रहेंगे, जो ख्वाहिशें हैं लोगों की, जो ज़रूरत है, वो बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के लोगों को पसंद है धोती पहनना, लेकिन जब वो वेस्टर्न लर्निंग से ये देखेंगे कि वहाँ के लोग जीन्स पहन रहे हैं, तो यहाँ इंडिया का अब क्या है, टेस्ट बदल गया, अब वो धोती से आ गए जीन्स पे।
तो इस तरीके से उनकी जो है चीजें रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी। अब ऐसा क्यों सोचा उसने, यूरोपियन लर्निंग को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बेटा कि दिस विल जनरेट डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स, कि जब ये टेस्ट बदल जाएंगे, ये रिक्वायरमेंट्स बदल जाएंगी, जब ट्रेड एंड कॉमर्स फैलने लग जाएगा, ट्रेड और ज्यादा होने लग जाएगा, तो यहाँ ब्रिटिश गुड्स की डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनको पढ़ाया क्या जा रहा है, यूरोपियन लर्निंग कराई जा रही है। तो इस तरीके से इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और इनका क्या रीजन था, देखो ये अल्टीमेटली देखो थे तो ये ट्रेडर्स, और देखो ट्रेड की बात कर रहे हैं कि ट्रेड उनका बढ़ जाएगा, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड आ जाएगी। देन चालाक बहुत है, उनके दिमाग की यहाँ तारीफ करो इस चीज को, किस तरीके से उन्होंने सोचा हम अपना ट्रेड कैसे और बढ़ा लें, ठीक है। देन इट विल इम्प्रूव देयर मॉरल कैरेक्टर, खाली इतना ही नहीं, उनके मॉरल कैरेक्टर में भी इम्प्रूव आएगा। कैसे, लोग बन जाएंगे ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, लोग ईमानदार बन जाएंगे, सच बोलने लगेंगे। तो अब लोग ईमानदार और सच बोलेंगे तो इसका फायदा कंपनी को होगा। कैसे, कंपनी को एक आप कह सकते हैं ट्रस्टेड, एक वफादार एम्प्लॉय मिल जाएगा, ऑफिशियल मिल जाएगा, सर्वेंट मिल जाएगा, एंड डिपेंडेबल सिविल सर्वेंट्स। तो अगर उनका सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जब अगर उन्हें यूरोपियन लर्निंग है वो अगर पढ़ाई जाएगी तो इससे क्या है, उनके टेस्ट बदलेगा, रिक्वायरमेंट बदल जाएंगी, तो ब्रिटिश गुड्स का ट्रेड जो है, डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव हो जाएगा, लोग सच बोलने लगेंगे, लोग ईमानदार होंगे। तो इससे कंपनी को ये फायदा है कि उसको वफादार और डिपेंडेबल सर्वेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन इट शैल डेवलप द स्किल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आएगा। तो यहाँ भी कंपनी का अपना इंटरेस्ट है, देख लो यहाँ भी वो ये चाह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। यहाँ भी इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट की, अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिविलाइज तो कर रहे हैं वो, उनका मोटिव ये था कि वो इंडियंस को सिविलाइज करे, लेकिन अब सिविलाइज करने में भी उनको ही फायदा हो रहा है। देखो उनकी डिमांड, सामान की डिमांड बढ़ रही है और उनको वफादार लोग मिलने लगेंगे कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर्स इंट्रोड्यूस टू एग्जीक्यूट वुड्स डिस्पैच। अब ये तो वुड्स डिस्पैच ने लंदन से तो भेज दिया, अब यहाँ कंपनी की जिम्मेदारी थी कि इसको ये किस तरह इम्प्लीमेंट करें, किस तरह इसको स्टेप्स लेकर इसको लागू करें। तो क्या किया गया, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज सेट अप टू कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी अब चीजें रहेंगी, उसको कौन देखेगा, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा। गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया ताकि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी, जो भी मैटर्स रहेंगे, उसको ये देखेंगे। फिर क्या किया, फोकस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और किस चीज पर ज्यादा फोकस किया, ज्यादा जोर दिया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर। कब, इन 1857 कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश। 1857 में बेटा जहां एक तरफ रिवोल्ट हो रहा था, मेरठ से दिल्ली आ रहे थे रेजिमेंट्स, मेरठ रेजिमेंट से बॉयज, उसके ही साथ में पैरेलल एक तरफ जहां ये रिवोल्ट हो रहा था, उसी के दूसरी तरफ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में ये इस तरह की यूनिवर्सिटीज सेटअप हो रही थी, ठीक है। Then also change the system of school education as well as, अभी तक तो हमने ये देखा कि हायर एजुकेशन की बात करी, अब स्कूल में भी, स्कूल के जो सिस्टम था, वर्किंग जो कंडीशंस थी स्कूल में, किस तरह का पढ़ाई है, कैसी पढ़ाई हो रही है, कौन पढ़ा रहा है, कौन देख रहा है, इन सब चीजों में भी बदलाव लाया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट हैपेंड टू दी लोकल स्कूल्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने सेटअप, यूनिवर्सिटी सेटअप कर दी, गवर्नमेंट स्कूल सेटअप कर दिए, डिपार्टमेंट्स सेटअप कर दिए देखने के लिए सारा काम काज। स्कूल्स में क्या चेंज आया था, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। देखो विलियम एडम, इनको 1830 में इन्होंने एक एजुकेशन पर एक रिपोर्ट लिखी थी इन वर्नाकुलर स्कूल्स। वर्नाकुलर स्कूल का मतलब हुआ कि जो लोकल लैंग्वेज में जो स्कूल चल रहे थे उस पे एक यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट लिखी। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी चीज अभी हमने पढ़ा कि स्कूल सिस्टम में भी चेंज लाने की बात करी, स्कूल सिस्टम में जो चेंज लाने की बात करी, ये एक बार की तो ऐसा हो नहीं जाएगा कि हाँ कल सोचा और आज हो गया, नहीं।
क्या था कि कंपनी ने इनसे, किससे, विलियम एडम से कहा कि आप जाकर देखिए, इंस्पेक्शन करिए, देखिए, एक हमें रिपोर्ट लिख कर दीजिए कि स्कूल्स में किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, क्या सिस्टम है, कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कैसा सीटिंग अरेंजमेंट है, मतलब किसी भी चीज में बदलाव लाने से पहले उसके पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप फ्यूचर में उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी ने भी विलियम एडम को बोला कि हमें एक रिपोर्ट लिख के दीजिए जिसमें ये लिखा हो, सब चीजें हो कि किस तरह के एजुकेशनल सिस्टम है, किस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है, क्या उसका ट्रेडिशन है पढ़ाने का, कैसी पढ़ाई हो रही है, ऑल दीज थिंग्स। तो ये विलियम एडम ने कुछ रिपोर्ट लिखकर दी। क्या था उसमें? बताया कि 1 लाख पाठशाला थी, ठीक है, और जिसमें इस 1 लाख पाठशाला में 20 लाख बच्चे थे इन बंगाल एंड बिहार। बंगाल एंड बिहार की जो पाठशाला थी वो कितनी थी? 1 लाख पाठशाला थी, और उस 1 लाख पाठशाला में 20 लाख बच्चे थे। पाठशाला क्या थी? स्मॉल इंस्टीट्यूशंस थे, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी थी, एंड नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट इन अ पाठशाला, और एक पाठशाला में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं थे, ठीक है। ये सब रिपोर्ट चल रही है विलियम एडम ने जो कंपनी को लिखी है कि उस क्या क्या उसने देखा। पाठशाला सेट अप बाय वेल्दी पीपल, लोकल कम्युनिटी और समटाइम बाय अ टीचर। और ये जो पाठशाला है इनको सेटअप किसने किया, इसको किसने बनाया? या तो कोई वेल्दी पीपल जो अमीर लोग हैं उन्होंने किया, या कोई लोकल कम्युनिटी, वहीं लोकल के कुछ लोगों ने, कम्युनिटी ने कुछ इस तरह की पाठशाला सेटअप करी, या कभी कभी समटाइम बाय द टीचर यानी कि गुरु, या जो गुरुजी हैं जो पढ़ाते हैं उन्होंने ये पाठशाला सेटअप करी थी, ठीक है। देन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाठशाला। अब इस जो पाठशाला है इसमें क्या सिस्टम था पढ़ाई का, किस तरीके से पढ़ाई कराई जाती थी? फ्लेक्सिबल सिस्टम था। फ्लेक्सिबल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबल सिस्टम सूटेड टू लोकल नीड्स। वहां के जो लोकल लोग थे उनकी जरूरतों के हिसाब से ये सिस्टम था। कैसे कि जब फसल का टाइम होता था उस वक्त कोई भी पढ़ाई क्लास नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बच्चा काम कर रहा है खेतों में फसल काटने में, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि जिस वक्त फसल का टाइम होता था, फॉर इंस्टेंस नो क्लासेस ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, जिस वक्त फसल कटने का टाइम है, जिस वक्त फसल काटी जाती थी उस वक्त कोई क्लास नहीं होती थी, कोई पाठशाला नहीं चलती थी, कोई पढ़ाई नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बच्चा कहाँ पर काम कर रहा है? खेतों में काम कर रहा है, फसल काट रहा है, और जब फसल का टाइम नहीं है तो खूब क्लासेस चलती थी। ये फ्लेक्सिबल सिस्टम था। देन नो फिक्स्ड फी, जैसे कि आज के टाइम पे होता है, एक फिक्स्ड फी है, आपको इतने पैसे देने हैं। एक क्लास में आपके फॉर एग्जांपल अगर यूकेजी में बच्चा है तो उसकी फीस है कि आपको 2000 रुपए मंथली देना है आपको क्वार्टरली, ठीक है। तो कोई फिक्स्ड फी नहीं थी। किस टाइप से था? डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, उनके माँ बाप की कितनी इनकम थी उस हिसाब से फीस होती थी। किसी के ज्यादा, किसी के अगर मान लो गरीब पेरेंट्स हैं, गरीब माँ बाप हैं, इतना पैसा नहीं दे सकते तो उनकी फीस कम थी, लेकिन किसी के अगर ठीक ठाक कमा रहे हैं तो उनसे ठीक ठाक फीस ली जा रही थी। तो ये क्या था? नो फिक्स्ड फी, फीस भी कोई फिक्स नहीं थी, पर्टिकुलर नहीं थी। देन टीचिंग वॉज ओरल, जो पढ़ाने का तरीका था वो ओरल था, जबानी पढ़ाया जा रहा था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। एंड गुरु डिसाइड्स व्हाट टू टीच, और ये गुरु डिसाइड करते थे, गुरुजी डिसाइड करते थे कि क्या हमें पढ़ाना है। तो बेटा हमारा और आपकी तरह नहीं है कि प्लानर एक बना हुआ है, यहाँ पे कोई प्लानर नहीं है, गुरुजी का जो मन किया उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट, नो प्रिंटेड बुक्स। हाँ, जैसे कि आज के टाइम पे आपको प्रिंटेड बुक्स मिल रही हैं, किताबें मिल रही हैं, कोई ऐसी कोई किताब नहीं थी। देन नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लास, अलग अलग कोई क्लास भी नहीं था कि कक्षा 1 के बच्चे ये बैठे हैं, कक्षा 5 के वहां बैठे हैं, सब एक ही में बैठे हैं, उसी में 1 की पढ़ाई हो रही है, इसमें 5 की भी हो रही है, उसमें 10 की भी हो रही है, ठीक है। नो रोल कॉल रजिस्टर, जैसे आप लोगों के स्कूल्स में होता है, आज भी होता है, मेरे भी होता था। जब मेरा नाम रहता था शिखरा, में बोलती प्रेजेंट मैम ऐसे हाथ उठा के, और अगर नहीं बोल पाए तो टीचर कहती थी कि नहीं बोला तो एब्सेंट मार्क कर देंगे तुमको, होता है ना। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, नो कॉल रजिस्टर्स, अटेंडेंस का कुछ भी ऐसा नहीं था। नो एनुअल एग्जाम्स, कोई एग्जाम नहीं था, बैठे हैं पढ़ रहे हैं, मन किया पढ़ा, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, एग्जाम नहीं होने वाला। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं यार एग्जाम होगा, पढ़ लो पढ़ लो,
कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं। एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, कोई रेगुलर कोई भी टाइम टेबल भी नहीं था कि हाँ जैसे अभी हमारे होता है कि हाँ 30-30 मिनट के पीरियड्स होंगे। पहला पीरियड हमारा वैल्यू एजुकेशन का लगता था, मेरा पहला पीरियड जो है एक सबसे पहले होता था 0 पीरियड, उसमें जो है डाउट्स हुए कुछ भी हुआ वो टीचर से पूछ लो। फिर लगता था वैल्यू एजुकेशन पीरियड, ठीक है, और उसके बाद फिर इंग्लिश मैथ्स हिंदी सब लास्ट में रहता था। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर इंग्लिश और मैथ्स लास्ट में रख देंगे तो बच्चे का दिमाग जो है एग्जॉस्ट हो चुका है दिन भर स्कूल में, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स पहले पढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम है, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, कोई किताबें नहीं, कोई सेपरेट क्लास नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई कॉल रजिस्टर नहीं, अटेंडेंस नहीं, देन नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई ऐसी सेपरेट बिल्डिंग भी नहीं है जैसे मेरे स्कूल में था कि यूकेजी से लेके 5th क्लास तक की बिल्डिंग अलग थी, ठीक है, फिर 6 to 10th अलग थी, 11 12 अलग थी, ठीक है। इस तरह की कोई सेपरेट बिल्डिंग नहीं थी। नो बेंचेस, बैठने के लिए कोई ऐसी बेंच नहीं थी कि हाँ ये हमारी बेंच है हम इस पे बैठेंगे। और चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड, ये तो हमारे पास अब स्मार्ट बोर्ड आ गया, लेकिन स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड होता है ना, अब तो स्मार्ट बोर्ड्स भी आने लगे वहां पे, लेकिन मेरे टाइम पे ब्लैक बोर्ड था। तो अब कोई ब्लैक बोर्ड भी नहीं है, टीचर ओरली पढ़ा रहा है। देन क्लासेस वर हेल्ड अंडर banyan tree, कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप और टेम्पल और एट गुरुज होम। और ये पाठशाला, ये क्लासेस, पढ़ाई की क्लासेस लगती कहाँ थी? या तो पेड़ के नीचे, बनियान ट्री के पेड़ के नीचे लग जाती थी, या किसी दुकान के कोने में लग जाती थी, या मंदिर के चबूतरे पे लग गई, और अगर कहीं नहीं लगी तो गुरुजी के घर पे लग गई, ठीक है। ये सिस्टम था। ये पूरी रिपोर्ट है जो कि किसने बताई थी? विलियम ने बताई थी, विलियम एडम ने बताई थी कंपनी को, ठीक है। आया? चलो, अब ये सब जब बताया उसने, विलियम एडम ने कंपनी को बताया, तो अब कुछ नए रूल्स एंड रूटीन्स लाए, कंपनी को चेंज लाई। अब क्या लाई चेंज? चलो पढ़ते हैं। अपॉइंटेड गवर्नर पंडित्स, कुछ गवर्नर पंडित्स को गवर्नमेंट पंडित्स कुछ अपॉइंट किए गए, काहे के लिए? जिससे कि वो 4-5, एक तो वो 4-5 पाठशाला के क्या थे? इंचार्ज थे, ठीक है, कि आप इसका इंस्पेक्शन करेंगे, इसमें आप इम्प्रूव करेंगे, एजुकेशन सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इम्प्रूव करेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये पाठशाला इस तरह के गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया, और ये 4-5 पाठशाला के इंचार्ज थे। देन अब देखो चेंज क्या आया? टाइम टेबल बेस्ड रेगुलर क्लासेस। एक तो क्लासेस हो गई रेगुलर, ठीक है, रोज क्लास होगी, और वो भी टाइम टेबल बेस्ड, कि एक सब्जेक्ट आपको आधे घंटे के लिए पढ़ाया जाएगा, फिर मैथ्स आधे घंटे के लिए, फिर साइंस आधे घंटे के लिए, हिस्ट्री आधे घंटे के लिए, ज्योग्राफी आधे घंटे के लिए, इस तरीके से। तो रेगुलर क्लासेस होने लगी थी। टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग, यानी अभी तक जो ओरली गुरुजी को जो मन चाहा पढ़ा दिया ओरली, अब टेक्स्ट बुक बेस्ड टीचिंग हो गई, यानी किताबें आ गई, ठीक है। देन एनुअल एग्जाम होने लगे। ओ नो, एनुअल एग्जाम होने लगे। अगर एग्जाम नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, मुझे बताना, थोड़ा सोचना आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। तो एनुअल एग्जाम्स होने लगे थे, सालाना एग्जाम अब होगा, जो भी पढ़ा है उसका एक टेस्ट लिया जाएगा। देन रेगुलर फी, अब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पेरेंट की इनकम कम है तो फीस कम ले ली, ज़्यादा है तो ठीक ठाक फीस ले ली। रेगुलर फी है, एक पर्टिकुलर फी हो गई। रेगुलर अटेंडेंस, कोई अभी तक कोई कॉल रजिस्टर नहीं थे, कोई प्रेजेंट मैम एब्सेंट मैम नहीं, जितना बच्चा चाहे बैठ ले, नहीं बैठना हो नहीं बैठे। लेकिन अब रेगुलर अटेंडेंस थी, रेगुलरली बच्चों की अटेंडेंस लगेगी। नो सिट ऑन फिक्स सीट्स, बच्चों की सीट्स भी अब फिक्स थी कि रोल नंबर 1 यहाँ बैठेगा, रोल नंबर 10 वहां बैठेगा, क्लास 1 का बच्चा यहाँ बैठेगा, क्लास 5 का बच्चा वहां बैठेगा, ये भी फिक्स हो गया। देन ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के लिए भी नए कानून, नए रूल्स बनाए गए, ठीक है। हमारे भी स्कूल में होता है, आज भी होता है कि जो है हम लोग को सिखाया जाता है एक सीधे लाइन में खड़े रहो, 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए, होता है ना, ये 1 आर्म डिस्टेंस होना चाहिए, सीधी लाइन में खड़े रहो, लाइन जा रही है, लाइन कहीं टूटनी नहीं चाहिए, फिंगर ऑन योर लिप्स होना चाहिए, कहीं मूव कर रहे हो बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कुछ रूल्स एंड डिसिप्लिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। देन पाठशालास विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स, वो पाठशालास जिन्होंने इस तरह के रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, ये पैटर्न फॉलो करने लगे, उनको तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला। लेकिन कुछ पाठशाला जो ये इस गवर्नमेंट को ये जो रूल्स थे, जो
कंपनी ने इंट्रोड्यूस करे थे, इनको जिन्होंने नहीं फॉलो किया, जिन पाठशालों ने नहीं माना, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला. No government grants to पाठशालास who were not willing to work with the new rules. इन्होंने जो पाठशाला, जो ऐसी पाठशाला थी जिन्होंने नए कानूनों को नहीं माना, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला. Therefore, इसलिए पाठशालास ऑफ ओवर टाइम गुरुज, उस तरह की पाठशाला जहां ओवर टाइम गुरु थे. और ओवर टाइम गुरु का मतलब क्या हुआ? सपोज कि पाठशाला में क्या था कि जो गुरुजी थे कि और जगह दूसरी जगह काम भी कर रहे, टाइम मिला तो पढ़ा भी दिया, तो ये ओवर टाइम गुरु थे. तो ये इस तरह के गुरुज जो हैं उनको ये प्रॉब्लम आने लगी थी इस तरह के गवर्नमेंट पाठशाला के साथ compete करने में, उनके साथ चलने में. क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि अब पाठशाला में रोज पढ़ाई होगी, प्रॉपर टाइम टेबल है, एग्जाम होना है, प्रेजेंट मैम लगनी है, ये सब होना है. तो इस तरह के जो गुरुज थे, जो ओवर टाइम काम कर रहे थे, जो और भी दूसरा काम कर रहे थे, उनको ये परेशानी फेस करनी पड़ी. एक तो ये परेशानी हुई, दूसरी परेशानी बच्चों को फेस करनी पड़ी थी. चिल्ड्रन, बच्चों को क्या परेशानी फेस करनी पड़ी कि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था पहले कि जिस वक्त फसल कटनी है उस वक्त तो कोई भी पाठशाला नहीं चल रही, कोई क्लास नहीं चल रही, और जिस वक्त फसल नहीं कटनी खूब क्लासेस चल रही है. तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस हुई कि ऑफ द पुअर पीपल टू अटेंड रेगुलर क्लासेस. उनके सामने ये प्रॉब्लम आई कि फसल चाहे कट रही हो चाहे ना कट रही हो, आपको क्लास लेनी है, ठीक है, स्कूल जाना है. देन लॉन्ग एब्सेंट फ्रॉम स्कूल अमाउंट्स टू इनडिसिप्लिन. और अगर आप कई दिनों तक स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप क्या है? अनडिसिप्लिन बच्चे हैं, ठीक है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं आप डिसिप्लिन नहीं है, एक तरीका नहीं है आपके अंदर. एंड ऑल्सो एविडेंस ऑफ लैक ऑफ डिजायर टू लर्न. और इससे ये भी पता चलता है कि आपके अंदर पढ़ने की ख्वाहिश नहीं है अगर आप कई दिनों तक स्कूल से एब्सेंट रहेंगे. तो ये कुछ इम्पैक्ट थे इस नए रूल के. एक तो ये ओवर टाइम गुरुज के सामने प्रॉब्लम आई और बच्चों के सामने प्रॉब्लम आई, ठीक है. देन द एजेंडा ऑफ अ नेशनल एजुकेशन. अब हमने पढ़ लिया ये नए रूल्स क्या थे, इनके इम्प्लीमेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई. अब क्या है यहाँ पर कि कुछ इंडियंस, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प टू मॉडर्नाइज इंडिया. कुछ इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जिस एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं, ये इंडिया को क्या कर देंगे? मॉडर्नाइज कर देंगे, ठीक है, और आगे आगे तक लेके जाएगा इंडिया को ये. लेकिन urged the British to open more school, colleges and universities and spend more money on education sector. तो कुछ इंडियंस जिनको ये लग रहा था कि हाँ ये वेस्टर्न एजुकेशन अगर हम सीखेंगे, पढ़ाई जाएगी तो इंडिया जो है और मॉडर्नाइज हो जाएगा, तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करी, गवर्नमेंट को कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस बनाइए, स्कूल्स ओपन करिए, यूनिवर्सिटीज़ बनाइए, खूब इस पे एजुकेशन सेक्टर में खूब सारा पैसा खर्च करिए, स्पेंड मोर मनी, ठीक है. कुछ इंडियंस का ऐसा व्यू था. देखो किसी भी चीज को लेकर अलग अलग व्यू हो सकता है आपको ये बात सही लग रही हो सकता है मुझे सही नहीं लग रही हो, है ना. दो अलग अलग लोग के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं. तो कुछ इंडियंस को तो ये लग रहा था, लेकिन सम अदर इंडियंस, कुछ ऐसे भी इंडियंस थे जिन्होंने इस तरह की पॉलिसी पे, इस तरह की एजुकेशन पे, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोटेस्ट किया, उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया. Some other Indians reacted against the Western education, जैसे कि महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर were the two such figures. महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने इस वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ रिएक्ट किया, उन्होंने कुछ कहा. चलो पढ़ते हैं क्या बोला. महात्मा गांधी ने बोला, इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस. ये जो इंग्लिश एजुकेशन है, ये जो वेस्टर्न लर्निंग हमें कराई जा रही है, इन्होंने हमें हमारा अपना गुलाम बना लिया है. They have enslaved us. महात्मा गांधी ने बोला. On that, उन्होंने कहा कॉलोनियल एजुकेशन ने हमारे अंदर एक सेंस ऑफ इंफीरियरिटी डेवलप कर दी है. इंडियंस के माइंड में सेंस ऑफ इंफीरियरिटी हमारे अंदर डेवलप कर दी है. हमको लगता है कि हम कम है, इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन हमसे ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा अच्छी है हमसे. और जबकि हम इंडियंस का जो हमारा कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो हमारा जो प्राइड है कि ये इंडिया का है तो सिर्फ इंडिया का है, उसको और कोई नहीं ले सकता, उस प्राइड को, उस हमारे उस प्राइड को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया. created a sense of inferiority in the minds of Indians and destroyed the pride. और जो हमारे अंदर प्राइड है किस चीज को लेकर? कल्चर को लेकर, कि अगर हमारे इंडिया में ये कल्चर है हाथ जोड़ के नमस्ते करना, तो ये हमारे इंडिया का कल्चर है. लेकिन अगर वेस्टर्न एजुकेशन आ गई तो हमने क्या सीख लिया? हाथ मिलाना सीख लिया.
तो किससे क्या हुआ, एक तो हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। आप होता है ये आज भी होता है कि किसी ने नमस्ते कर लिया हाथ जोड़ के, अरे यार लेकिन हाथ में बड़ी अच्छी चीज़ है, हाथ मिला लिया, तो ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया हमारे अंदर कि उसकी चीज़ बेहतर है, हमारी चीज़ बेहतर नहीं है। दूसरी क्या है, जिस चीज़ को लेकर हमारे अंदर प्राइड है, हमारे कल्चर को लेकर, उसको भी इस वेस्टर्न एजुकेशन ने खत्म कर दिया। देन टर्न टू द वेस्टर्न एजुकेशन, गांधी जी ने इस वेस्टर्न एजुकेशन को क्या बोला, उन्होंने कहा ये एक पॉइजनस है, जहरीली है एंड सिंफुल, पापी है। ये वेस्टर्न एजुकेशन, गांधी जी ने कहा कि ये जहरीली एजुकेशन है, पापी है ये, एंड इट एनस्लेव्ड इंडियंस, और इंडियंस को इस एजुकेशन ने अपना गुलाम बना लिया है। ठीक है, ये गांधी जी का कहना था। और क्या बोला, महात्मा गांधी किस तरह की एजुकेशन चाह रहे थे, महात्मा गांधी वांटेड एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस, काहे के लिए, रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो लोगों के अंदर अपने लिए इज्जत है, जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, जो इस वेस्टर्न एजुकेशन से खो गई है, कहीं चली गई है, खत्म हो गई है, उसको रिकवर कर लें, वापस ले आए। तो वो कुछ इस तरह की एजुकेशन चाहते थे जहां इंडियंस की जो डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो वापस आ जाए। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट जब गांधी जी कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, बच्चों से बोला, स्टूडेंट से बोला, लीव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब याद करिए जब हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जहां गांधी जी का रोल आता है और वो ये कहते हैं कि स्वदेशी कपड़ा पहनो, ब्रिटिश का कपड़ा बाइकआउट कर दीजिए, तो वहां पर खादी सिंबल बन गया था नेशनलिज्म का। मैंने आपको वहां भी बताया था कि कपड़े का बाइकआउट हुआ था। इस तरीके से गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट में स्टूडेंट से भी कहा कि यूनिवर्सिटीज छोड़ दो, ये जहाँ अंग्रेजों के पढ़ाए हुए हैं, जहाँ अंग्रेज की लर्निंग हो रही है, जहाँ वेस्टर्न एजुकेशन हो रही है, इस तरह की एजुकेशन यूनिवर्सिटीज को छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, इन ऑर्डर टू शो, ब्रिटिशर्स को ये दिखाने के लिए कि दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू बी एनस्लेव्ड, कि अब हम इंडियंस जो हैं हम बिल्कुल भी अब ये नहीं चाहते कि हम आपके गुलाम बने रहें। इसलिए गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट में भी बच्चों से ये बोला, स्टूडेंट से ये कहा कि यूनिवर्सिटीज छोड़ दीजिए, मत पढ़ने जाइए वहां पे। ठीक है, देन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन क्रिपल्ड द इंडियंस। गांधी जी ने यह भी कहा कि ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है, ये जो अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इसने हम इंडियंस को लुंज पुंज कर दिया है, ऐसे ऐसे हो गए हैं, एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स, और हम अपने ही इंडिया में अनजान बन गए हैं, स्ट्रेंजर बन गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने कल्चर हुआ, चाहे एजुकेशन हुआ, चाहे ट्रेडिशन हुआ, हमने वेस्टर्न का अपना लिया और अपना छोड़ दिया। तो जिस लैंड में हम हैं, हम उसी के लिए अनजान बन गए हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कल्चर दूसरा है, एजुकेशन दूसरी है। दूसरा अडॉप्ट करने की वजह से, वेस्टर्न लर्निंग अडॉप्ट करने की वजह से हम यहाँ पर स्ट्रेंजर बन गए हैं, अनजान बन गए हैं अपनी ही जमीन पर। देन वेस्टर्न एजुकेशन फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। गांधी जी का कहना यह था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो यूरोपियन एजुकेशन है, यूरोपियन स्टाइल ऑफ लर्निंग है, ये किस चीज पे फोकस करता है, ये फोकस करता है रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने में और पढ़ने में, rather than oral knowledge। इसके ओरल नॉलेज के बजाय ये फोकस करता है लिखने और पढ़ने। मतलब कहने का ये है कि किताबी कीड़ा बना दिया है। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रेदर देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो वेस्टर्न लर्निंग है, इन्होंने ये जो लर्निंग है, इसको अगर हम अपनाएंगे तो हम किताबी कीड़े बन जाएंगे, जबकि हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन एक्सपीरियंस हमें नहीं पता चलेगा। आप बुक में ये चीज़ पढ़ लेंगे कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, कैसे खुलता है, कैसे मशीन खुलती है, कैसे बनती है, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, मान लीजिए आपको एक पेचकस से पेच खोलना है, आपने बुक में तो पढ़ लिया कि स्क्रू ड्राइवर को उसमें अंदर उसको फिक्स करिए, देन रोटेटेड लेफ्ट राइट, ठीक है, लेकिन जब तक उसे आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगा। तो गांधी जी का कहना सिर्फ यही था कि ये जो इंग्लिश लर्निंग है, ये जो वेस्टर्न स्टाइल लर्निंग है, ये सिर्फ हमें बुक्स पर कॉन्सेंट्रेट करने को कह रहा है कि टेक्स्ट बुक्स पर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करता है, उसकी नज़र में टेक्स्ट बुक्स की वैल्यू है, किताबों की वैल्यू है, ना कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज की है। ठीक है, और इंसान सीखता किससे है?
प्रैक्टिकली सीखता है, जब वो इंसान करके देखता है कोई काम, ठीक है। एजुकेशन शुड डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल। गांधी जी का कहना यह था कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई इस टाइप की होनी चाहिए जिससे कि एक इंसान के दिमाग और उसकी सोल दोनों डेवलप करे, विकसित हों। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स। गांधी जी का कहना यह था कि लोगों को अपने हाथ से यहाँ काम करना है, कुछ कला सीखनी है, ठीक है। एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, ये सब चीजें लोगों को करनी है, सीखनी है। तो ये क्या किताबों में मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? ये प्रैक्टिकली करने पे मिलेगा, ठीक है। तो ये तब होगा जब इंसान का दिमाग और उसका सोल विकसित हो, उसका विकास हो। दिस वुड डेवलप देयर माइंड्स एंड कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ये चीजें करने से एक इंसान का दिमाग खुलेगा, डेवलप होगा, ठीक है। ये सारी चीजें गांधी जी ने कही थी अबाउट दिस वेस्टर्न एजुकेशन। अब हम पढ़ते हैं टैगोर जी ने क्या बोला। टैगोर शांति निकेतन अबोर्ड ऑफ पीस। चलो पढ़ते हैं क्या है। टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने एस्टैब्लिश शांति निकेतन इन 1901 में, बेटा कलकत्ता से ये 100 किलोमीटर दूर है, एक उन्होंने शांति निकेतन एस्टैब्लिश किया, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी थी ये, ठीक है। देन वॉज कन्विंस्ड, टैगोर इस बात से फुल्ली कन्विंस थे, बिल्कुल मानते थे इस बात को, दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज। जो क्रिएटिव लर्निंग है जिससे कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्यूरियोसिटी आएगी, जिज्ञासा आएगी, हर चीज को जानने के लिए वो हमेशा प्रोत्साहित रहेगा, तो वो कब आएगा? ओनली विद इन अ नेचुरल एनवायरमेंट। एक ऐसे एनवायरमेंट में आएगा जो कि बिल्कुल उसको फ्री रखे, किसी चीज से बंधा हुआ ना हो। टैगोर, आपकी बुक में भी दिया है कि टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया कि जब वो स्कूल जाते थे तो उनको वो स्कूल एक जेल की तरह लगता था, क्योंकि वो अपनी मर्जी का उसमें कुछ कर ही नहीं पाते थे। टीचर कुछ पढ़ा रहा है लेकिन उनका दिमाग कहीं और चल रहा है, ठीक है। ये इस बात से तो रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल फुल्ली कन्विंस थे, ठीक है। देन इन शांति निकेतन लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जो कहना ये था कि चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना ये था, इस तरह की उनकी सोच थी और इस तरह की सोच उन्होंने शांति निकेतन में अप्लाई करी, लगाया कि बच्चे कब विकसित होंगे, उनका विकास कब होगा? जब उन्हें फ्री कर दिया जाए नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो खुद से ग्रो करें, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना यह था कि टीचर्स किस तरह की होनी चाहिए? जो पढ़ा रहा है, दे शुड बी इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव होनी चाहिए कि भाई अगर वो कोई चीज बता रहा है तो बच्चे उस चीज को इमेजिन कर सकें। अगर मैं आपको कोई कहानी बता रही हूँ तो आपके दिमाग में मैं उसकी तस्वीर ला पाऊं, उसको कहते हैं इमेजिनेटिव। देन अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टीचर जो है वो बच्चे को समझ सके एंड हेल्प इन डेवलपिंग चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी, और बच्चे के अंदर जिज्ञासा की भावना को जगा सके, उसके अंदर क्यूरियोसिटी वाली फीलिंग ला सके कि हर चीज को जानने के लिए उसको दिमाग चलता रहे। अच्छा ये कैसे हुआ मैम, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, क्यूरियोसिटी हो। ये नहीं कि मैम ने बताया कि ये यहाँ से आ गया, खत्म। उससे सवाल करें, उस टीचर से पूछें कि मैम ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये बोला। देन ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन टैगोर्स आईज। अभी जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, अभी जो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से वो चाहते थे। अब ये जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, ये टैगोर की आंखों में किस तरीके से था, मतलब टैगोर इसको किस तरीके से देखते थे? रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन। टैगोर की आंखों में उन्होंने बोला कि ये बहुत ही रिजिड है, ठोस है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कि जो है अब उसमें क्यूरियोसिटी नहीं आ रही है, फ्लेक्सिबल है, स्कूल जाना है तो जाना है, ठीक है। देन ब्रिटिश स्कूल्स किल्ड द नेचुरल डिजायर। ब्रिटिश स्कूल्स बनाए हैं उसमें बच्चों की जो नेचुरल डिजायर है उसको वो खत्म कर रही है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आ रही है। ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, हर सेंस ऑफ वंडर, किसी चीज को सोचने की शक्ति उसकी कम हो रही है। ये सब कहना था टैगोर का। ब्रिटिश एजुकेशन को इस तरीके से देख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलर अप्रोच विद डिफरेंसेस गांधी एंड टैगोर। अब यहाँ पर बेटा एक चीज है कि गांधी जी और टैगोर दोनों
जो है इस एजुकेशन अप्रोच को लेके कहीं उनके जो है थॉट्स जो हैं गांधी और टैगोर के, वो कई जगह सिमिलर वेज थे, मतलब कई जगह मिलते जुलते थे, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट्स, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी थे। बात दोनों एक ही की कर रहे हैं, एजुकेशन की कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं वो सहमत भी थे एक दूसरे की बात से, और कहीं कहीं किसी किसी पॉइंट पर दो अलग अलग सोच थी दोनों की। Gandhi and Tagore thought about education in similar ways, but difference on the opinion on certain points. लेकिन कुछ points पर differences भी थे, अलग अलग सोचते थे। चलो देखो क्या है। तो गांधी जी क्या है, गांधी जी highly criticized of Western civilization. गांधी जी तो पूरी तरीके से इस वेस्टर्न एजुकेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको कह रहे थे ये सही नहीं है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, गलत चीज बताई जा रही है। जैसे टेक्नोलॉजी की पूजा करना कि भाई टेक्नोलॉजी आ गई है खुद से वो करो, नहीं, उनको कहने का मतलब ये था कि खुद से काम करिए, क्योंकि लोगों को प्रैक्टिकली काम करना है, ठीक है, उनको कला सीखनी है, ये सब कला उनको किताबों में नहीं मिलेगी, जब वो खुद करेंगे तब मिलेगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। एंड वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, इस चीज को लेकर गांधी जी बिल्कुल ही अपोज थे, बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, बिल्कुल उनको वेस्टर्न एजुकेशन नहीं पसंद आया। लेकिन टैगोर चाहते थे कंबाइन कर दे किसका, एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद दैट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। टैगोर ये चाहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर दोनों को मिक्स कर दे, ठीक है, कंबाइन करके चले, यानी ही वांटेड, दैट इज व्हाई इन शांति निकेतन, इसलिए शांति निकेतन में ही फोकस टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसलिए शांति निकेतन में टैगोर ने इस चीज पर फोकस किया कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाए, यानी ये हो गया वेस्टर्न एजुकेशन, किसके साथ, अलोंग विद आर्ट म्यूजिक एंड डांस, और साथ में आर्ट म्यूजिक और डांस भी पढ़ाई जाए। तो यहाँ पर उसने टैगोर ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी ये वेस्टर्न एजुकेशन को और एंड इंडियन एजुकेशन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे, डिफरेंट थॉट्स थे, डिफरेंट पॉइंट्स पर ऐसा सोच रहे थे। गांधी जी बिल्कुल इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, वेराज टैगोर ने वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन दोनों को मर्ज किया, ठीक है। तो इसको सम अप कर दे, अगर देखें क्या है कंक्लूजन, क्या निकलता है कि इस तरह की जो डिबेट थी ऑन नेशनल एजुकेशन ये सालों चलती रही, ठीक है, सिस्टम कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस तरह का सिस्टम जो है, इस पे डिबेट जो है, बातचीत जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद भी होती रही। एंड सम वांटेड चेंज इन द ब्रिटिश एजुकेशन, कुछ लोग ये मानते थे कि हाँ ये जो ब्रिटिश एजुकेशन है, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसमें चेंज लाना चाहिए, वाइल अदर अर्ज डैश, और कुछ लोगों को ये लग रहा था ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम शुड बी डेवलप, कि इस तरह का कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम अगर आ जाए तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये दो कंक्लूजन्स निकले थे। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर। बेसिकली ये चैप्टर आपका पूरा एजुकेशन पे था, ओरिएंटलिस्ट का कहना, उसके बाद उस पर क्रिटिसाइज, उस पर इन्फ्लुएंस होकर कंपनी का दिल जीतने वाली बात और रिस्पेक्ट वाली बात आना, उसके बाद ओरिएंटलिस्ट का क्रिटिसाइज होना, ठीक है, उसके बाद स्कूल्स में चेंजेस आना, रिपोर्ट लिखी गई, उसके बाद चेंजेस लाए गए, देन गांधी एंड टैगोर। तो ये पूरा कुछ एजुकेशन पे था कि इंडिया में एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया। सो होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जितना हो सके एकदम इजी लैंग्वेज में समझा सकूं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, हैव अ गुड डे।